नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा कैडर की चर्चित IAS अधिकारी रानी नागर द्वारा दिए गए इस्तीफे को हरियाणा सरकार द्वारा नामंजूर कर दिया गया है। रानी ने गत दिवस इस्तीफा देने और घर की अनुमति मिल जाने के बाद अपनी बहन के साथ गाजियाबाद चली गई थी। वहीं उनके त्यागपत्र से हरियाणा की सियासत गर्मा गई थी। भरोसेमंद उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया है कि राज्य सरकार की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने रानी नागर के इस्तीफे का पूरा मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी अफसरों के साथ में विचार विमर्श किया। मामले में मुख्यमंत्री और CMO के अफसरों ने फिलहाल इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। दूसरा बताया जा रहा है कि पूरे मामले में सरकार फूंक फूंक कर कदम रखेगी। साथ ही इस महिला अधिकारी द्वारा अगर किसी अन्य राज्य में सर्विस करने का विकल्प दिया जाता है तो उस पर भी सरकार विचार विमर्श करेगी। इतना ही नहीं, रानी की सहमति बनती है तो उसको किसी दूसरे कैडर में भेजने की सिफारिश भी राज्य सरकार की ओर से कर दी जाएगी। IAS अधिकारी रानी नागर ने 4 मई को अपना त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद वह अपनी बहन के साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपने घर चली गई थी। उनके त्यागपत्र से हरियाणा की सियासत गर्मा गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रानी नागर के लिए आवाज उठाई है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। गुरुवार को भी प्रदेश के अंदर 31 नए मरीज सामने आए हैं। अब रेवाड़ी जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में प्रभाव दिखाई दे रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 700 मौतें हो चुकी हैं। नए केस में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 13, फरीदाबाद में 6, जींद में 3 व झज्जर में 3, सोनीपत में 3 व पानीपत में 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। वहीं नारनौल में पहली बार दिल्ली पुलिस से जुड़े 2 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुरुवार को जारी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव की संख्या गुरुग्राम में 117, फरीदाबाद में 84, सोनीपत में 84 और झज्जर में 73 हो गई है। वहीं प्रदेश में इटली के 14 मरीजों को जोड़कर कुल पॉजिटिव संख्या 625 पहुंच गई है, जबकि 260 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और रिकवरी रेट कम होकर 43.05% हो गया है। यानी अब प्रदेश में 337 एक्टिव पॉजिटिव केस हो गए हैं। हरियाणा सरकार ने कोरोना के खतरे के मद्देनजर गुरुग्राम के कई प्राइवेट अस्पतालों को अधिग्रहित कर लिया है। इसका मतलब है कि अब इन अस्पतालों का संचालन राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन करेगा। कुल 6 अस्पतालों को मिलाकर 600 बेड का इंतजाम करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। गुरुग्राम के जिलाधिकारी ने जिले के सिविल सर्जन को इन अस्पतालों को अलॉट करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल पहले मीडियोर अस्पताल मानेसर को डेडिकेटेड अस्पताल निर्धारित किया गया था। आखिरी वक्त में तकनीकी कारणों से यह अस्पताल अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में जिले के 6 प्राइवेट अस्पतालों को अधिग्रहित कर लिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक अस्पतालों के साथ साथ उनके स्टाफ को भी अधिग्रहित किया गया है। यानी कि अस्पताल का संचालन भले सरकार की ओर से किया जाएगा, लेकिन वहां काम करने वाले वही लोग होंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। अधिग्रहित किए गए अस्पतालों में मुख्य रूप से हैं मेट्रो हॉस्पिटल गुरुग्राम, नारायण हॉस्पिटल गुरुग्राम, सिग्नेचर हॉस्पिटल गुरुग्राम, W प्रतीक्षा हॉस्पिटल गुरुग्राम और कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम के साथ साथ पार्क हॉस्पिटल गुरुग्राम को सम्मिलित किया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके को लेकर भारत पाकिस्तान में गतिरोध बढ़ गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को केंद्र सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दी है। भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता और पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे से इन क्षेत्रों को तुरंत मुक्त कर देना चाहिए। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के विरोध को आधारहीन और गलत करार दिया है। भारतीय मौसम विभाग के प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के क्षेत्रों को भी अब अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल कर लिया है। अधिकारियों ने इस आशय की जानकारी दी। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान ने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए भी पूर्वानुमान जारी करना प्रारंभ कर दिया है, जो कि अभी तक पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है। इस संबंध में पूर्वानुमान जम्मू कश्मीर मौसम विभाग उपमंडल के तहत 5 मई से जारी किया जा रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण नारनौल में भी प्रवेश कर गया है। रेलवे पुलिस दिल्ली में तैनात 3 जवानों में से 2 पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक की रिपोर्ट आनी बाकी है। पॉजिटिव केस मिलने पर हुड्डा में बनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को सील कर दिया गया है, जबकि इन्हें व संपर्क में आई परिवारजनों को नागरिक अस्पताल नारनौल में आइसोलेट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इनके लिए नए सिरे से सैंपल तैयार किए हैं और जाँच के लिए भेज दिया गया है। दूसरी ओर उपायुक्त जगदीश शर्मा, SP सुलोचना गजराज, SDM मनीष फोगाट एवं सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार समेत विभिन्न अधिकारियों ने हाउसिंग बोर्ड का दौरा करने के उपरांत उसे 4
चारों तरफ से सील करा दिया। गत 5 मई की शाम को दिल्ली से नारनौल लौटे रेलवे पुलिस के 3 जवानों की दिल्ली में सैंपलिंग हुई थी। वह सैंपलिंग रिपोर्ट आई भी नहीं थी कि ये जवान छुट्टी लेकर दिल्ली से नारनौल पहुंच गए, मगर जब बृहस्पतिवार दोपहर को करीब 12 बजे इनकी रिपोर्ट आई तो वह पॉजिटिव पाई गई। इससे स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन के कान खड़े हो गए। स्वास्थ्य विभाग से इन्होंने खुद संपर्क किया और उपचार के लिए शिवम अस्पताल पहुंच गए, जहां चिकित्सा अधिकारियों ने इनके सैंपल लिए और अस्पताल में ही इनको आइसोलेट कर दिया। इनके संपर्क में आए गए रिश्तेदारों को भी जांच के दायरे में रखा गया और उन्हें भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन ने हाउसिंग बोर्ड को सील कर दिया है और फायर ब्रिगेड ने उस एरिया को सैनिटाइज किया। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने वहां रह रहे लोगों को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइको के मार गिराए जाने के बाद पाकिस्तान के आतंकी संगठन बौखला गए हैं। अपने कमांडर के ढेर होने से बौखलाए हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन ने कहा है कि रियाज नाइको का बलिदान उन्हें उस मिशन को हासिल करने में मदद करेगा जिसे उसने अपना लक्ष्य बनाया है। सैयद सलाउद्दीन ने कहा है कि कश्मीर मुद्दा एक चिंगारी है जो पूरे क्षेत्र में आग लगा सकती है। आतंकी समूह द्वारा जारी एक बयान के अनुसार सलाउद्दीन ने ये बयान रियाज नाइको और उसके सहयोगी आदिल अहमद की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए एक बैठक में दिया। सुरक्षा बलों को हिजबुल कमांडर रियाज नाइको के पुलवामा के बेगपुरा आने की खुफिया सूचना मिली थी। वह यहां अपने परिवार वालों से मिलने आया था और एक घर में छिपा हुआ था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया था और बुधवार को नाइको समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। नाइको पहले गणित का शिक्षक था, लेकिन बाद में आतंक की राह पर चल पड़ा था। वह साल 2012 में आतंक के संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था। बाद में वह हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बन गया था। उस पर कश्मीर घाटी में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने के आरोप हैं। सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह को सैयद सलाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। उसका मकसद कश्मीर को आजाद कराना है। वह आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया है। साल 2017 में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने उसे विशेष नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया हुआ है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अपने MCLR यानी सीमांत लागत आधारित ऋण दर को 7.40% से घटाकर 7.25% कर दिया है। बैंक द्वारा की गई यह कटौती आगामी 10 मई से प्रभावी होगी, लेकिन इससे होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। इसकी वजह यह है कि ब्याज दरों में कटौती के साथ ही होम लोन लेने वाले ग्राहकों की EMI में कमी आ जाएगी। इसके साथ ही ऑटो और पर्सनल लोन लेने वालों की EMI की रकम में भी कमी आएगी। दरअसल बैंक जिस निर्धारित फार्मूले के तहत ब्याज दरों में कटौती करते हैं उसे ही MCLR यानी मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट कहा जाता है। रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों के लिए तय फार्मूला फंड के मार्जिनल कॉस्ट पर आधारित होता है। इस फार्मूले का मकसद ग्राहकों को कम ब्याज दर का फायदा देना और बैंकों के लिए ब्याज दर तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना होता है। सप्ताह में गुरुवार को कारोबार के चौथे दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स 8.06 अंक नीचे और निफ्टी 36.85 पॉइंट नीचे खुला। हालांकि ट्रेडिंग के 15 मिनट में सेंसेक्स 322.88 अंक तक लुढ़क गया। दिन भर की ट्रेडिंग के बाद भी ऊपर नहीं आ पाया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 242.37 अंक नीचे 31,443.38 पर और निफ्टी 71.85 पॉइंट नीचे यानी 9,199.05 पर बंद हुआ। इससे पहले बुधवार को बाजार में बढ़त देखने को मिली थी। सोने की घरेलू वायदा कीमतों की बात करें तो गुरुवार को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। MCX एक्सचेंज पर गुरुवार के सोने का वायदा भाव 155 रुपए की बढ़त के साथ 45,526 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। MCX एक्सचेंज पर चांदी की वायदा भाव की बात करें तो इसमें भी गुरुवार को बढ़ोतरी देखने को मिली है। चांदी की वायदा कीमत 170 रुपए की बढ़त के साथ 42,015 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। भारत में 25 से देशव्यापी लॉकडाउन जारी है, जो अब तक के निर्देशों के मुताबिक 17 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी कार शोरूम बंद हैं, जिसके कारण अप्रैल के महीने में एक भी कार की बिक्री नहीं हो सकी। लॉकडाउन के नियमों में शर्तों के साथ कुछ क्षेत्रों में छूट दी जा रही है, जिसके बाद ऑटो निर्माता अपने कई शोरूम खोल रहे हैं। हालांकि ग्राहकों का कार खरीदने में विश्वास जगाने के लिए ऑटो कंपनियां नई कार की खरीद पर कई ऑफर लेकर आई है। हुंडई अपने कई मॉडल्स पर मई के महीने में 1 लाख रुपए तक के डिस्काउंट और ऑफर्स दे रही है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि हुंडई के कौन से मॉडल पर कितना डिस्काउंट आपको मिल सकता है। हैचबैक सेगमेंट में एंट्री लेवल और काफी लोकप्रिय कार हुंडई सेंट्रो को कंपनी ने वर्ष 2018 में रीलॉन्च किया था। इस कार में 1.1 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि BS6 ईंधन उत्सर्जन मानकों के अनुरूप है। कंपनी हुंडई एरा वेरिएंट पर 30,000 रुपए तक के फायदे दे रही है, वहीं अन्य वेरिएंट पर 40,000 रुपए तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ग्राहकों को लुभाने के लिए कारपोरेट एक्सचेंज और अन्य फायदे भी दे रही है। सेंट्रो की कीमत 4.57 लाख रुपए से शुरू होती है, जो कि 6.20
20 लाख रुपए तक जाती है। हुंडई ग्रांड i10 की खरीद पर ग्राहकों को 45,000 तक का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्सचेंज और अन्य लाभ भी दिया जा रहा है। ग्रांड i10 पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ मिलती थी, लेकिन ग्रांड i10 NIOS की लॉन्चिंग के बाद ग्रांड i10 में डीजल इंजन को बंद कर दिया गया। वर्तमान में ग्रांड i10 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है। कार की कीमत 5.90 लाख रुपए से शुरू होकर 6 लाख रुपए तक जाती है। हुंडई ग्रांड i10 NIOS को ग्रांड i10 का नेक्स्ट वर्जन या नेक्स्ट जनरेशन मॉडल भी कहा जा सकता है। ग्रांड i10 की तुलना में NIOS में ज्यादा फीचर मिलते हैं। NIOS पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है। फिलहाल इस मॉडल का सिर्फ पेट्रोल इंजन BS6 मानकों के अनुरूप अपडेट है। कंपनी ने कहा है कि बाद में डीजल इंजन भी BS6 मानकों के अनुरूप अपडेट किया जाएगा। वर्तमान में हुंडई ग्रांड i10 NIOS की खरीद पर 25,000 रुपए के फायदे मिल रहे हैं। NIOS कार की शुरुआती कीमत 5.05 लाख रुपए है, जो कि 8.04 लाख रुपए तक जाती है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की LG पॉलीमर इंडस्ट्री में एक बार फिर से गैस लीकिंग शुरू हो गई है। गुरुवार को जिस टैंकर से रिसाव के कारण हादसा हुआ, उसी टैंकर से एक बार फिर से गैस का रिसाव हो रहा है। घटना के तुरंत बाद ही फायर ब्रिगेड की लगभग 60 गाड़ियां लगा दी गई हैं। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई है। विशाखापट्टनम के जिला फायर ऑफिसर संदीप आनंद ने बताया कि जिस टैंकर से गैस लीक हुई थी, उसी से फिर से गैस का रिसाव हो रहा है। फायर ब्रिगेड की लगभग 50 टीमें मौजूद हैं और NDRF की मदद से ऑपरेशन जारी है। हमने एहतियात के तौर पर 2 से 3 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले सभी गांवों को खाली कराने का आदेश दिया है। इससे पहले गुरुवार को दिन में गैस रिसाव के कारण 11 लोगों की मौत हो गई थी। गैस रिसाव के कारण हजारों लोगों के बीमार होने की भी जानकारी सामने आई है। प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित हिंदुस्तान पॉलीमर कंपनी के एक प्लांट से गुरुवार रात 2:30 बजे के आसपास गैस लीक होनी शुरू हुई थी। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि सुबह तकरीबन 9 बजे तक गैस लीकेज को ठीक कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह 3 बजे के आसपास प्लांट से गैस लीक शुरू हुई थी और शुरुआत में यह 3 किलोमीटर के रेडियस में फैली। इसके बाद लोग बदहवास होकर घरों के बाहर निकल आए और सुरक्षित ठिकानों की तलाश में इधर उधर भागने लगे। कई लोग गैस खाकर सड़कों पर ही गिर पड़े। आइए एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 1773 बंगाल का नवाब मीर कासिम का निधन हुआ। 1828 मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार व्यक्ति जीन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ। 1847 रबर टायर को रॉबर्ट W थॉमसन ने पेटेंट करवाया। 1886 डॉक्टर जॉन पेम्बरटन द्वारा निर्मित कोल्ड ड्रिंक्स को कोका कोला का उत्पादन शुरू हुआ। 1921 स्वीडन ने फांसी की सजा को खत्म कर दिया। 1962 रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1980 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन की घोषणा की। 2004 श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया।